मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि अगर कोई कंपनी अपनी मेथड को बदलना चाहती है तो क्या वो मेथड को चेंज कर सकती है? सपोज करो कंपनी स्ट्रेट लाइन से आरबीएम में जाना चाहती है तो जा सकती है? जा सकती है, लेकिन उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? अपनी बैलेंस शीट के नीचे एक डिस्क्लोजर डालना पड़ेगा जिसमें लिखना पड़ेगा कि फ्रॉम दिस ईयर वी हैव चेंज अवर मेथड्स फ्रॉम एसएलएम टू आरबीएम। इसको हम लोग कहते हैं फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल या फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। इसका मतलब क्या होता है बेटा कि अकाउंट्स के रिलेटेड अगर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपने इस ईयर से चेंज की है तो उसको डिस्क्लोज करना जरूरी है, क्योंकि जो नया अकाउंटेंट आएगा उसको कैसे पता चलेगा? यहाँ बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर क्या होता है बेटा कि उनको कंपलसरी अपनी एनुअल रिपोर्ट बनानी होती है। ये पता है बेटा आप लोगों को? किसको किसको पता है बेटा एनुअल रिपोर्ट? क्यों नहीं पता? आप लोग पता होना चाहिए ना, कॉमर्स वाले बच्चे हो। ये क्या सब चीजें साइंस वाले थोड़ी पता करेंगे, ये तो हमारा काम है ना। एवरी कंपनी इज सपोज टू डिक्लेयर देयर एनुअल रिपोर्ट आफ्टर 31 मार्च। 31 मार्च के बाद वो फिर 2-3 महीने का उनके पास टाइम होता है। उन 2-3 महीने में वो अपनी एनुअल रिपोर्ट निकालते हैं जिसमें पूरे ईयर का ब्योरो होता है। पूरे ईयर का ब्योरो मतलब कंपनी ने क्या कॉन्ट्रैक्ट्स किए, कंपनी में कौन आया नया, कौन गया पुराना, कौन मैनेजिंग डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर क्या विजन के साथ चल रहा है, कौन सीईओ है वो क्या विजन के साथ चल रहा है, कौन उनका ऑडिटर है, ऑडिटर का कंपनी के बारे में व्यू क्या है, गवर्नमेंट का व्यू क्या है, वो सारा एक रिपोर्ट बनता है जिसमें कंपनी का उस एनुअल रिपोर्ट के अंदर कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग भी होता है जिससे पता चले कि कंपनी कितने प्रॉफिट कितने लॉस में जा रही है। तो अगर कंपनी ने ऐसे कोई चेंजेस किए हैं तो उसको बैलेंस शीट के नीचे डिस्क्लोज करना कंपलसरी है कि फ्रॉम दिस ईयर वी हैव मेड सो एंड सो सो एंड सो सो एंड सो चेंजेस। उसको हम लोग कहते हैं फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। मैं क्लियर हूं बेटा सब लोगों को? कोई कंफ्यूजन किसी को? रीड करो बेटा इसको फटाफट, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट को जल्दी।
बच्चों नेक्स्ट इज मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट्स यू आर अ डीलर ऑफ ग्रोसरी, आप ग्रोसरी के डीलर हैं, तो आपके लिए मटेरियल क्या होगा? व्हीट, राइस, ये सब आपके लिए मटेरियल होगा। मैं पढ़ा रहा हूं, ये सब चीजें मेरे लिए मटेरियल होगी। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है बेटा, आप लोगों को याद होगा, इसीलिए हम लोग अकाउंट्स के अंदर गुड्स होते हैं तो परचेज सेल लिखते हैं, फर्नीचर लिया तो फर्नीचर लिखते हैं, कंप्यूटर लिया तो कंप्यूटर लिखते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए मटेरियल नहीं है। अगर मैं वेजिटेबल का बिजनेस कर रहा हूं तो टोमेटो, पोटैटो, ये सब मेरे लिए क्या होगा बेटा? मटेरियल होगा। लेकिन उन सबको रखने के लिए मैं फर्नीचर ले रहा हूं तो वो मेरा मटेरियल नहीं है, हम उसको फर्नीचर ही कंसीडर करें। तो मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है बेटा, कि जो एक पर्सन के लिए मटेरियल है वो दूसरे इंसान के लिए मटेरियल नहीं होगा। आप लोग स्टेशनरी लेने के लिए जाते हो बेटा, हम बिजनेस में स्टेशनरी लेके आते हैं, सौम्य ध्यान देना बेटा, बाहर चला गया सौम्य। हम स्टेशनरी लेने के लिए जाते हैं, हम ऑफिस के लिए स्टेशनरी लेके आए, हम उसको परचेज लिखेंगे कि स्टेशनरी लिखेंगे? क्यों स्टेशनरी परचेज क्यों नहीं लिखोगे? आप स्टेशनरी का बिजनेस नहीं कर रहे हो, आप स्टेशनरी का बिजनेस नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर मैं स्टेशनरी का बिजनेस कर रहा हूं तो मेरे लिए मटेरियल है, तब मैं उसको परचेज करूंगा। मैं क्लियर हूं बेटा सब लोगों को? स्टूडेंट्स कई बार अकाउंट्स के अंदर क्या होता है बेटा, दो चीजों को कंबाइन करके लिखा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा बेटा, हमने कई बार सैलरी एंड वेजेस दोनों एक साथ लिखा था, और कई बार हमने रेंट एंड टैक्सेस ऐसा हम लोगों ने साथ में लिखा था। याद है आप लोगों को बेटा, फाइनल अकाउंट जब किया गया तो क्या होता है बेटा, कई बार जब आज अगर मान लो कि मेरा बिजनेस ऐसा है कि जहां पे सैलरी मैक्सिमम जाती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैलरी एंड वेजेस? आप लोगों से जानना चाहूंगा मैं पहले। यस बेटा, परम। सैलरी अपने एम्प्लॉयज को देते हैं और वेजेस वर्कर्स को देते हैं, जो टेम्पररी वेजेस के लिए होती है, और सैलरी परमानेंट। सैलरी क्या होता है, आपके जो परमानेंट स्टाफ है, आप उनको जो पैसा देते हो बेटा वो सैलरी है। आपके घर पे जो मेड काम करती है, आप उसको हर महीने पैसा देते हो, वो सैलरी है। लेकिन आपके घर पे नल बिगड़ गया, आपने प्लम्बर को बुलाया, उसने 300 रुपया लिया, दैट इज वेजेस। आप उसको हर महीने थोड़ी 300 रुपया दोगे, जब जरूरत पड़ेगी तब बुलाएंगे ना उसको हम लोग, वो वेजेस। तो कई बार क्या होता है, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें वेजेस ज्यादा होती हैं, तो वो लोग वेजेस एंड सैलरी करके लिखते हैं, सैलरी कम होता है। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जहाँ पे सैलरी ज्यादा होता है, वेजेस कम होता है। ऑफिस, अपने ऑफिस में मेजोरिटी सैलरी जाता है, वेजेस जाता ही नहीं। तो अगर साथ में वेजेस का 1000-2000 रुपए गया तो उसके लिए वेजेस अलग से नहीं लिखा जाएगा, फिर सैलरी एंड वेजेस करके साथ में लिखा जाएगा। मैं क्लियर हूं बेटा? फर्टिलिटी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा सबको? रीड करो फटाफट बेटा, तो फिर वेरी इंपॉर्टेंट प्रूडेंस कॉन्सेप्ट डिस्कस करें।
पूछते हो? स्टूडेंट्स, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हम डेटर्स में से हम 3 चीजें माइनस करते थे, याद है? क्या क्या माइनस करते थे? एक बैड डेट रिजर्व, डिस्काउंट रिजर्व। बैड डेट रिजर्व का मतलब क्या बेटा? शायद पैसा शायद जाएगा, कॉन्फिडेंस थोड़ी है, लेकिन फिर भी हम लोग अकाउंट में बैड डेट रिजर्व लिखते हैं। कभी ऐसा हुआ बैड डेट रिजर्व, डिस्काउंट रिजर्व, हमने डेटर में डिस्काउंट रिजर्व माइनस किया, आज तक मुझे एक भी सम बताओ कि हमने जहां पे क्रेडिटर में डिस्काउंट माइनस किया? कभी नहीं आया। अकाउंट्स क्या कहता है? आप आने वाले फ्यूचर के लॉस को अज्यूम कर सकते हो, आने वाले फ्यूचर की इनकम को आप अज्यूम करके नहीं लिख सकते। क्यों ऐसा? लॉजिक समझो। अभिषेक, इनकम अगर ज्यादा लिखेंगे तो टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा, है ना? एक्सपेंस ज्यादा लिखेंगे तो उतना टैक्स कम, इनकम ज्यादा लिखेंगे तो उतना टैक्स ज्यादा। तो कौन टैक्स ज्यादा पे करना पसंद करेगा? है कोई ऐसा जो टैक्स ज्यादा पे करना पसंद करे? इसीलिए प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हम आने वाले फ्यूचर के लॉसेस को हम अज्यूम करके अकाउंट्स में शो करते हैं, इनकम्स को कभी नहीं। मैं क्लियर हूं बेटा सब लोगों को? अब एक एग्जांपल देना बेटा, मुझे बताना कौन सी वैल्यू लिखेंगे हम लोग। आपके पास क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख का है, जिसमें 50,000 का ऐसा स्टॉक है जिसकी वैल्यू अब हो गई 54, और 50,000 का ऐसा स्टॉक है जिसकी वैल्यू अब हो गई 48,000। बताओ इन दोनों में से कौन सी वैल्यू लिखेंगे? क्यों? क्योंकि हमेशा लोग लेसर वैल्यू कंसीडर करते हैं, और लेसर वैल्यू क्यों कंसीडर करते हैं बेटा? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। अगर आप ज्यादा वैल्यू लिखोगे तो इसका मतलब कि इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो टैक्स बढ़ेगा। तो इसीलिए प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हम आने वाले फ्यूचर के लॉस को अज्यूम करके लिखते हैं, इनकम्स को करते हैं। मैं क्लियर हूं बच्चों सबको बेटा? एनी कंफ्यूजन? रीड आउट कर लो बेटा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट, 2 कॉन्सेप्ट बाकी हैं, फिर एमसीक्यूज दे दूंगा बेटा।
स्टूडेंट्स नेक्स्ट आता है कॉस्ट कंसेप्ट। क्वेश्चन ध्यान से समझना, फिर मुझे आंसर करना। मानव ने आज से 5 साल पहले एक जमीन ली 10 लाख रुपए की, अब उसकी वैल्यू हो गई है 20 लाख रुपए। मानव अपने बैलेंस शीट में लैंड की वैल्यू 10 लाख लिखेगा कि 20 लाख लिखेगा? सोच समझ के आंसर करें। क्यों 10 लाख 20 लाख क्यों नहीं? स्टूडेंट्स अकाउंट्स किस बेस पे चलता है? कॉस्ट के बेस पे। आपने जितना पैसा दिया वो पैसा हम लोग रिकॉर्ड करेंगे हमेशा, मार्केट वैल्यू कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया। ये हमारा कहलाता है कॉस्ट कंसेप्ट। मैं क्लियर हूं बेटा सब लोगों को? आखिरी प्रिंसिपल ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। मुझे एक ऐसी जर्नल एंट्री बताओ कि जिसमें हम लोगों ने सिर्फ डेबिट या सिर्फ क्रेडिट किया था। कोई ऐसी जर्नल एंट्री बनी नहीं है, क्योंकि हर जर्नल एंट्री के अंदर मिनिमम कितने इफेक्ट होते हैं? 2। इसीलिए डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट सेम आता है। हमारी बैलेंस शीट टैली आती है हमेशा। सोचा है कभी ऐसा कि क्यों आती है बैलेंस शीट टैली? कभी सोचा? हमने बस आज तक कपिल सर ने पढ़ाया कि ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, बैलेंस शीट टैली, बस हमने वो समझ लिया। ये तो पूछा ही नहीं कि बैलेंस शीट टैली आई कैसे। ड्यूअल एस्पेक्ट, एक आपने डेबिट किया हुआ है तो दूसरा क्या किया हुआ है? आपने क्रेडिट किया हुआ है। तो ड्यूअल एस्पेक्ट यही कहता है कि हमारा A इज इक्वल टू C प्लस L होता है। असेट्स एक तरफ कैपिटल और लायबिलिटी, और लायबिलिटी और असेट्स का टोटल हमेशा क्या होता है? मैच होता है। क्यों मैच होता है? क्योंकि ड्यूअल एस्पेक्ट है। हम हर ट्रांजैक्शन के मिनिमम एक इफेक्ट हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ताकि हमारी बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस सब कुछ टैली आ सके। मैं क्लियर हूं बेटा सब लोगों को? कोई कंफ्यूजन किसी को? दोनों प्रिंसिपल रीड करो बच्चों। अब दोनों प्रिंसिपल रीड करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, मेरी बात को ध्यान से समझना बेटा। पेज नंबर 215 निकालो बेटा। निकाला 215? वहां पे आपको कुछ एमसीक्यूज दिख रहे होंगे, दिख रहा है बेटा? इस चैप्टर में या तो 1 मार्क का एमसीक्यू पूछा जाता है या 1 मार्क का वन लाइनर पूछा जाता है, और वो आज हम लोग यहीं पे सॉल्व करके खत्म कर देंगे। पहले इन दोनों को रीड करो और फिर एमसीक्यूज को सॉल्व करना आप लोग खुद शुरू करेंगे। पीछे उसके आंसर है लेकिन देखेंगे नहीं, पहले सॉल्व करेंगे फिर पीछे के आंसर देखेंगे, ताकि अगर किसी में डाउट आ रहा है तो मेरे को पूछ लो। मैं क्लियर हूं बेटा? पीछे से डायरेक्ट देख लोगे बेटा तो सेंस नहीं बनता। एग्जाम में अपन को आंसर तो ना दिया होगा। डन? शुरू कर दो बेटा फटाफट, चलो। बेटा आवाज नहीं है। बातें नहीं आप प्लीज, मजा नहीं आएगा।
स्टूडेंट्स एमसीक्यू जिसके हो जाए ना, पेज नंबर 217 उस पे जो क्वेश्चन नंबर 15 है ना बेटा, वो भी सेम है, उसके सामने आंसर लिखना है, वो आंसर्स मैं बताऊंगा। शुरू करो, चलो फटाफट जल्दी।
बेटा एमसीक्यू में कोई डाउट पहले ये बताओ मेरे को। अब ये जो पीछे के क्वेश्चन थे वो सॉल्व हो गए बेटा सबके? बाकी है क्या? आप पर हम बोलो बेटा कौन सा नंबर डाउट है? 18 है एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर कैन नॉट बी क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट एज पर एक्रूअल कॉन्सेप्ट। क्योंकि एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है बेटा कि आपको जो पैसा मिला सेल्स के लिए तो आप सेल्स में नहीं डाल सकते बेटा, आपको उस पार्टी के अकाउंट में डालना है। रिकॉर्ड होगा लेकिन इन अ डिफरेंट मैनर। एक्रूअल कॉन्सेप्ट। ओके नेक्स्ट। परम आपको कौन सा डाउट था बेटा? 20 independent branch prepare its own trial balance separately, separate entity concept, accounting entity concept. Yes, pratham 9 है in absence of any contrary information life of business is assumed to be indefinite or for a very long period and hence such life is divided into convenient accounting period to ascertain performance and position of entity. Periodicity concept. पीरियड आ गया मतलब पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। 21 ट्रायल बैलेंस tallies if arithmetical accuracy is ensured। नहीं, ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। टैली हुआ ना, टैली हुआ मतलब वो बैलेंस है। तो बैलेंस क्यों है? क्योंकि ड्यूअल एस्पेक्ट। फर्स्ट और एक मिनट एक करके बेटा। फर्स्ट है रेवेन्यू एक्सपेंस पेड इन एडवांस आर शोन ऑन द असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। एडवांस कुछ भी होता है ना बेटा, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। ठीक है। सेकंड सेमी फिनिश्ड गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस इज वैल्यूड एट कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ओके। प्रथम कौन सा नंबर? 17 excellent quality management system of an entity is not reflected in its books of accounts even if such system enhances goodwill of the entity। money measurement concept। लोगों को कभी अकाउंट में शो नहीं किया जाता, सिर्फ पैसा शो किया जाता है। नहीं अभी तो बताया। in absence of any contrary information life of business is assumed to be indefinite or for a very long period and hence such life is divided into convenient accounting period। तो periodicity concept। okay कौन सा? 18 advance received from a customer cannot be credited to sales account। advance जो भी होगा ना बेटा वो accrual concept, क्योंकि वो फ्यूचर का अमाउंट है लेकिन हम लोग उसको रिकॉर्ड करके चलेंगे। accrual। सेकंड नंबर है कॉस्ट कंसेप्ट। अच्छा फर्स्ट वाले में ना बेटा किसमें वो भी चलेगा, दोनों वैलिड है। आप गोइंग कंसर्न भी लिख सकते हो, बैलेंस शीट है इसीलिए। semi finished goods of work in progress is valued at cost incurred thereon and not at their realizable value। cost concept भी चलेगा, going concern concept भी चलेगा, दोनों वैलिड। फर्स्ट वाला ना accrual concept। 10th any item of income or expenditure which does not exceed 1% of the revenue from operation of 1 lakh, whichever is higher is not required to be shown separately in statement of profit and loss of company unless specifically required otherwise। अभी कौन सा कॉन्सेप्ट किया हम लोगों ने? नहीं प्रोडक्ट नहीं, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट दो चीजें साथ में, सैलरी वेजेस ऐसा साथ में लिखेंगे बेटा। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। दोनों चलेगा बेटा, दोनों चलेगा क्योंकि वो सी मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट भी है एंड प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी। हर जगह पे ना बेटा कई बार दो प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं तो दोनों ही वैलिड है। मटेरियलिटी मैंने जैसे भी सैलरी और वेजेस नहीं समझाया बेटा, तो वो लोग वही कह रहे हैं कि भाई अगर कुछ आइटम्स हमारी ऐसी है जो ज्यादा बड़ा नहीं है अमाउंट, तो वो दूसरे आइटम्स के साथ मर्ज करके हम लोग दिखा देते हैं। जैसे स्टेशनरी एंड पोस्टिंग है, तो पोस्टिंग का जब वो 100 रुपए का खर्चा हुआ तो उसको अलग से नहीं लिखाएंगे, उसको स्टेशनरी के साथ मिक्स करके लिखा देंगे। करें वेरीफाई करें बच्चों? कंप्लीट हो गए सबके?
हायर एंड लोअर दिया ना बेटा, तो लोअर वैल्यू कंसीडर होगी उस पॉइंट से। एक मिनट, एनी आइटम ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर व्हिच डज नॉट एक्सीड 1% of the revenue from operation or 1 lakh, whichever is higher is not required to be shown separately. हाँ नहीं, प्रूडेंस नहीं आएगा, प्रूडेंस नहीं आएगा, लॉस नहीं है इसमें बेटा, खाली उन्होंने ऐसा इंडिकेशन दिया है। अभिषेक 10th वाले में प्रूडेंस नहीं आएगा बेटा, उसमें वही आएगा मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। कंप्लीट हो गया बेटा? बच्चों एक बार वेरीफाई करते जाओ बेटा। पहले वाले में मैंने जैसे बताया बेटा कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट या एक्चुअल कॉन्सेप्ट, सेकंड वाले में पीरियोडिसिटी नहीं, गोइंग कंसर्न और कॉस्ट कॉन्सेप्ट, पीछे गलत लिखा है इन लोगों ने, गोइंग कंसर्न या कॉस्ट कॉन्सेप्ट, फिर थर्ड पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट या गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, फोर्थ कंसिस्टेंसी, fifth consistency, sixth accrual, seventh accounting entity, eighth money measurement, ninth periodicity, 10th materiality, 11th full disclosure, 12th full disclosure, 13th prudence, prudence का दूसरा नाम conservatism है ना, 14th prudence, 15 cost, 16 dual aspect, 17 money measurement, 18 accrual, 19 business entity, 20 business entity and 21 dual effect. इसके सारे करेक्ट हुए बेटा? वेरी गुड। हाँ बेटा, किसमें एक मिनट डाउट पूछो बेटा। 19 कैपिटल इज शोन ऑन द लायबिलिटी ऑफ बैलेंस शीट ऑफ अ बिजनेस एंटिटी, तो सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट आएगा ना बेटा? अकाउंटिंग एंटिटी नहीं, A इज इक्वल टू C प्लस L, कैपिटल को अलग से शो किया जाता है क्योंकि बिजनेस ऐसा मानता है कि ओनर और बिजनेस अलग है। तो जब कैपिटल एंड ड्राइंग्स हम लोग अलग से लिखते हैं तो उसके पीछे रीजन ये होता है कि अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट है, इसलिए उनको अलग कंसीडर किया जाता है। ठीक है भाई, आप बात नहीं। देखो क्या लिखा हुआ है बेटा, 5 लाख में लिया है ना, उसकी वैल्यू हो गई है 10 लाख। अनिल वांट्स टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन इन हिज बुक एट ₹20 लाख, नहीं रिकॉर्ड कर सकता ना? कौन सी प्राइस पे रिकॉर्ड करेगा? 5 लाख। प्रूडेंस नहीं आएगा बेटा, कॉस्ट है बेटा। प्रूडेंस मतलब आने वाले फ्यूचर का लॉस अज्यूम करके लिख रहा हूं, यहाँ तो लॉस तो नहीं है ना, वो सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक बेटा, वो सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक में लेसर वैल्यू कंसीडर करते हैं क्योंकि मोर वैल्यू कंसीडर करेंगे तो प्रॉफिट आएगा। तो देखो मैं आपको क्या समझा रहा हूँ बेटा, मैंने भी क्या समझा कि आपने मानव का एग्जांपल दिया कि लैंड परचेज किया 10 लाख, अब उसकी वैल्यू है 20 लाख, लेकिन आप लिखोगे 10 लाख, क्यों 10 लाख लिखोगे? क्योंकि आपको कॉस्ट कंसेप्ट, जिस प्राइस पे लिया वो प्राइस लिखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब है ना बेटा, परसों से हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 8, नहीं 9 है अकाउंटिंग ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स, बराबर? चैप्टर नंबर 9 हम लोग परसों से शुरू करेंगे। जाओ।